वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के लिए साइज रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी किसी भी डोसेज फॉर्म का फॉर्म किया जाता है, जब उसको फॉर्मुलेशन किया जाता है तो ड्रग्स के पार्टिकल्स को सेव रखा जाता है ताकि अच्छे से जो डोसेज फॉर्म है वो फॉर्म हो सके और प्रोडक्ट के कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सके। अगर साइज रिडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ ए सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज साइज रिडक्शन। मतलब कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग्स के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको और स्मॉल पार्टिकल्स में या फाइनल स्टेट जो होते हैं उसमें उसको सब डिवाइड किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। साइज रिडक्शन के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज किया जा रहा है, सॉलिड या लिक्विड, उसको हम दो मेथड के जरिए साइज रिडक्शन कर सकते हैं। पहला ग्राइंडिंग एंड कटिंग है। दिस मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ग्राइंडिंग और कटिंग को यूज किया जाता है सॉलिड सब्सटेंसेस को साइज रिड्यूस करने के लिए। दूसरा है इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन। दिस मेथड्स आर यूज्ड फॉर द लिक्विड फेज। इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन को यूज किया जाता है लिक्विड फेज वाले सब्सटेंसेस को साइज रिड्यूस करने के लिए। अब साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस देखते हैं। इट मेंटेन्स कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी और मटेरियल्स की यूनिफॉर्म फ्लो को मेंटेन करता है। इट इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड डिसोल्यूशन रेट्स एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। साइज रिडक्शन इम्प्रूव करता है एब्जॉर्प्शन रेट को, डिसोल्यूशन रेट होता है उसको, और जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इट इनहेंसेस द विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग। ये ड्रग्स की विस्कोसिटी और जो सरफेस एरिया होता है उसको एनहेंस करने का काम करता है। इट इम्प्रूव द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। ये ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इट एड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजोल्स, इनहेलेशंस एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस एंड पेरेंटल सस्पेंशंस। इसको एरोजोल्स, इनहेलेशंस और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होते हैं और पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी साइज रिडक्शन किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट मे डिग्रेड द ड्रग। मिलिंग के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण ड्रग डिकम्पोज कर सकता है। ज़्यादातर जो थर्मोलाबाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इट लीड्स टू पुअर मिक्सिंग। नॉर्मली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस को पोजेस करते हैं जिसके कारण पार्टिकल्स का एग्रीगेशन हो सकता है और एग्रीगेशन डिफरेंट एडिटिव्स के इफेक्टिव ब्लेंडिंग को इनहिबिट करने का काम करते हैं। इट मे लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन। नॉर्मली जब मिलिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग और मिलिंग के दौरान जो ग्राइंडिंग सर्फेसिस होते हैं वो कभी कभार क्या होता है, घिस जाता है। घिसने के कारण जो जिस पार्टिकल्स का ग्राइंडिंग किया जा रहा है उसमें क्या होता है, उसके कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, ड्रग्स का कंटामिनेशन होने लगता है। इट में आल्सो लीड टू सम इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक नॉइजी इन्वायरमेंट। साइज रिडक्शन के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि नॉइजी इन्वायरमेंट रहता है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं किस पर्पस के लिए साइज रिडक्शन किया जाता है। पहला है बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग गेट्स इंक्रीज्ड, हेंस इन केस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस दिस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया हेल्प्स इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। साइज रिडक्शन करने से ड्रग्स के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जिसका साइज रिडक्शन किया गया है के कारण सरफेस एरिया जो इंक्रीज होता है, अगर उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड है बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सर्टेन ड्रग्स देयर थेरापेटिक एफिकेसी गेट्स एनहेंस्ड। अगर ड्रग्स के पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ड्रग्स का जो थेरापेटिक एफिकेसी है वो एनहेंस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिसोफुल्विन इज इंक्रीज्ड बाय reducing its dose to half of the original requirement।
जो ग्रीस वो फुलविन है, जितना उसका ओरिजिनल रिक्वायरमेंट होता है, अगर उसको रिड्यूस कर दिया जाए उसके हाफ डोज से, तो जो इसका थेरेपेटिक एफिकेसी है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है, इफ द पार्टिकल साइज ऑफ डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इज रिड्यूस्ड टू द सेम साइज, देयर मिक्सिंग बिकम्स मच इजियर एंड प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अगर डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट्स के पार्टिकल साइज को सेम साइज में रिड्यूस कराया जाता है तो मिक्सिंग करने में इजी हो जाता है और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस द साइज ऑफ ऑयल ग्लोब्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड। इमल्शंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑयल ग्लोब्यूल्स के साइज को रिड्यूस करना होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स एंड क्रीम्स, देयर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी एनहांस्ड। जब ऑइंटमेंट्स, पेस्ट और क्रीम्स के जो पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस किया जाता है तो उनके जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं वो एनहांस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, साइज रिडक्शन रिड्यूसेस द बल्कीनेस ऑफ ड्रग्स। साइज रिडक्शन करने से जो ड्रग्स की बल्कीनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म देखते हैं। पहला है कटिंग। इन दिस मेथड द मटेरियल इज कट विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स हैविंग अ फाइन शार्पनेस, एग्जांपल कटर मिल। इस मेथड में मटेरियल को कट किया जाता है ब्लेड्स की मदद से जो कि काफ़ी शार्प होता है। एग्जाम्पल के लिए कटर मिल का यूज़ किया जाता है मटेरियल को कट करने के लिए। सेकेंड, कंप्रेशन। इन दिस मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इट गेट्स क्रश्ड इनटू स्मॉलर साइज पार्टिकल्स, एग्जाम्पल रोलर मिल। इस मेथड में प्रेशर को अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर ताकि जो मटेरियल है वो क्रश होकर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, एग्जाम्पल के लिए रोलर मिल। थर्ड, इम्पैक्ट। In this method, the material is kept stationary and an object moving with high speed strikes the material in order to reduce its particle size. Impact also occur when the particles in motion strike the non-moving surface of the mill. Generally, both the processes will occur as the hammer in motion will strike the substance and the formed particles will then be moved over the stationary surface of the mill. Example, hammer mill. इस मेथड में जो मटेरियल होता है उसको स्टेशनरी रखा जाता है और एक ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करते हुए उस मटेरियल के साथ स्ट्राइक करता है ताकि पार्टिकल्स के साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए। जब पार्टिकल्स मोशन करते हुए मिल के नॉन मूविंग सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होता है। ये दोनों प्रोसेस तभी अकर करेंगे जब हैमर मोशन करेगा और स्ट्राइक करेगा सब्सटेंस के साथ और जो फॉर्म्ड पार्टिकल्स होंगे वो मिल के स्टेशनरी सरफेस के ऊपर मूव कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हैमर मिल में यही प्रोसेस होता है। फोर्थ है एट्रिशन। इन दिस मेथड बोथ द सरफेसेस मशीन एंड मटेरियल मूव विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस शेयर फोर्सेस विच रिड्यूसेस द साइज ऑफ पार्टिकल्स, एग्जाम्पल फ्लूइड एनर्जी मिल। ये जो मेथड होता है वो सिमिलर होता है कंप्रेशन की तरह, जिसमें जो प्रेशर है उसको अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर और दोनों ही सरफेसेस जो मशीन और मटेरियल होता है वो मूव करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और शेयर फोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि रिड्यूस करता है पार्टिकल्स के साइज को। एग्जाम्पल के लिए फ्लूइड एनर्जी मिल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन सबको एक एक करके देखेंगे अभी। पहला, टफनेस देखते हैं। दोज क्रूड ड्रग्स आर यूजुअली टफ इन नेचर विच आर हाई वाटर कंटेंट और आर फाइबरस। प्रॉब्लम्स आर फेस्ड इन द साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट but tough substances as compared to hard and fragile substances। वे क्रूड ड्रग्स जिनके पास हाई वाटर कंटेंट या फाइबरस होता है वे यूजुअली टफ नेचर के होते हैं। सेकंड, हार्डनेस। द साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स इज आल्सो कंपैरेटिवली इजियर देन हार्ड सब्सटेंसेस, हेंस द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द हार्डनेस ऑफ मटेरियल। हार्ड सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में सॉफ्ट मटेरियल्स का साइज रिडक्शन करना इजी होता है, इसलिए साइज रिडक्शन के प्रोसेस को मटेरियल्स की हार्डनेस भी अफेक्ट करती है। थर्ड, स्टिकनेस। स्टिकी सब्सटेंसेस आर रेजिनस और गमी इन नेचर, देयरफॉर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन सर्टेन प्रॉब्लम्स आर फेस्ड एज दे स्टिक टू द ग्राइंडिंग और शीव सर्फेसेस ऑफ द मिल विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस। स्टिकी सब्सटेंसेस रेजिनस या गमी नेचर के होते हैं। जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो ये स्टिकी सब्सटेंसेस कई सारे प्रॉब्लम्स को अराइज कर सकते हैं, जैसे कि
ग्राइंडिंग या सिव सर्फेसेस जो होते हैं मिल के, वहाँ पे वो स्टिक कर सकते हैं, जो कि मटेरियल को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करने में डिफिकल्टी ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट। द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मटेरियल which affects difficult physical properties of the substance like stickiness, toughness और hardness। अगर मटेरियल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इससे भी पार्टिकल साइज रिडक्शन का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है, जो कि अफेक्ट कर सकता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि सब्सटेंस की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि स्टिकनेस, टफनेस और हार्डनेस। फिफ्थ पॉइंट, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। During the process of size reduction, the material with a wax-like property becomes soft because the temperature of the milk rises to a large extent. This condition can be avoided by dropping down the temperature of the milk with the help of a cooling jacket. साइज रिडक्शन के दौरान जिस मटेरियल की वैक्सी लाइक प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मिल्क का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस कंडीशन को अवॉइड भी किया जा सकता है मिल्क के टेम्परेचर को कम करके, जो कि कूलिंग जैकेट की मदद से किया जाता है। व्हाट इज हैमर मिल? हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल एक टाइप का क्रशर होता है जिसका यूज़ किया जाता है कई तरह के मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए और पल्वराइज करने के लिए। इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है एग्लोमेरेट्स को मिल करने के लिए, या फिर लार्ज साइज पार्टिकल्स को स्मॉल साइज फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स में क्रश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे हैमर मिल वर्क करता है। हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्शन इन विच अ स्पीडली moving object is made to hit a stationary substance। हैमर मिल इम्पैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी सब्सटेंस पे क्या करता है, वो हिट करता है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हैमर मिल्स कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। हैमर मिल इज आइदर अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट टाइप। हैमर मिल या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल शाफ्ट टाइप का हो सकता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ हैमर्स मेड अप ऑफ हार्डेंड और स्टेनलेस स्टील and its impact surface is made up of hyastylate and carbonate। हैमर मिल्स कंसिस्ट करता है हैमर्स को, जो कि हार्ड स्टील से या स्टेनलेस स्टील से बना होता है, और इसका इम्पैक्ट सरफेस जो होता है वो हाइस्टिलेट और कार्बोनेट से बना होता है, जो कि अब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल्स होता है। हैमर्स आर ऑफ वेरियस शेप्स, स्टीरअप एंड द बार आर टू कॉमनली यूज्ड शेप। हैमर्स जो है कई शेप में हो सकते हैं, जिसमें स्टीरअप और जो बार शेप होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर ग्रैनुलेटिंग टैबलेट्स, बार शेप्ड हैमर्स आर प्रीफर्ड। टैबलेट्स को ग्रैनुलेट करने के लिए बार शेप्ड हैमर्स को प्रीफर किया जाता है। द एजेस ऑफ हैमर्स ब्लेड्स आर आइदर फ्लैट और शार्प और बोथ। हैमर ब्लेड्स के जो एजेस होते हैं वो या तो फ्लैट हो सकता है या शार्प हो सकता है, या फिर ये दोनों ही हो सकते हैं। Hammers are either rigid or swing type. The latter has an advantage that in case of excessive build in the mill, there will be increased clearance between hammers and screen। Hammers rigid और swing type हो सकता है। swing type होने पे एडवांटेज ये होता है कि अगर मिल के अंदर एक्सेसिव बिल्ड हो रहा है, मतलब मटेरियल ज़्यादा है और निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तो जो क्लियरेंस होगा हैमर्स और स्क्रीन के बीच में वो भी ज़्यादा होगा। Hammer and the parts attached to it are bounded by a chamber having a removable screen or grid for the passage of crushed materials। हैमर और पार्ट्स अटैच होते हैं और ये बाउंडेड होते हैं चैम्बर के द्वारा, जिसमें एक रिमूवेबल स्क्रीन होता है ताकि जो क्रश्ड मटेरियल्स है वो इसके थ्रू पास हो सके। These screens are made up of perforated metal sheet of varying thickness। These screens are made up of perforated metal sheet of varying thickness। ये स्क्रीन्स परफोरेटेड मेटल शीट से बने होते हैं जिनकी थिकनेस वेरी करती हैं। आगे हम देखते हैं वर्किंग, कैसे हैमर मिल वर्क करता है। द मटेरियल टू बी क्रश्ड इज फेड इनटू द होपर कनेक्टेड टू अ ड्रम। जिस मटेरियल को भी क्रश करना है उसको होपर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और जो कि कनेक्टेड होता है ड्रम से। द फास्ट रोटेटिंग हैमर्स पाउडर द मटेरियल इनटू रिक्वायर्ड साइज। अब जो रोटेटिंग हैमर्स होता है वो मटेरियल को पाउडर बनाता है रिक्वायर्ड साइज में। जो हैमर होता है वो पर मिनट 8000 टू 15000 रिवॉल्यूशन करता है। द रिजल्टेंट पाउडर इज कोर्स टू मॉडरेटली फाइन एंड इज कलेक्टेड बीनीथ द स्क्रीन। रिजल्टेंट पाउडर जो होगा वो काफ़ी फाइन होगा और हैमर मिल के नीचे स्क्रीन होता है वहाँ से वो पास होगा।
Hammer mill operates continuously because the hammers are not fixed, thus the chance of getting choke is less. हैमर मिल कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, इसलिए जो चोक का जो चांस होगा वो भी कम होगा। द मिल ऑपरेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड ड्यू टू विच हीट इज जनरेटेड विच देन अफेक्ट द थर्मोलाबाइल मटेरियल्स। मिल काफ़ी हाई स्पीड के साथ ऑपरेट होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है और जो थर्मोलाबाइल मटेरियल्स होता है वो इसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है, हीट की वजह से अफेक्ट हो सकता है। Also, the mill may get damaged for the same reason if the feed contains foreign objects like stone or material। और इससे क्या होता है कि जो मिल है वो भी डैमेज हो सकता है, और अगर कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि स्टोन और मेटल हो तो इससे क्या हो सकता है, जो मिल है वो डैमेज हो सकता है। यूजेज देखते हैं हैमर मिल के। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इट इज़ यूज्ड इन वेट और ड्राई ग्रैनुलेशंस एंड टू डिस्पर्स पाउडर मिक्सचर्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हैमर मिल का यूज़ किया जाता है वेट या ड्राई ग्रैनुलेशंस के लिए और पाउडर मिक्सचर्स को डिस्पर्स करने के लिए। इट इज़ यूज टू ग्राइंड फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, हर्बल मेडिसिन एंड शुगर। इसका यूज किया जाता है जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स होते हैं, हर्बल मेडिसिन और शुगर, उनको ग्राइंड करने के लिए। इट इज़ यूज टू मेक पाउडर ऑफ barks, लीव्स एंड रूट्स हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। बाग्स, लीव्स और रूट्स में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उनको एक्सट्रैक्ट करके हैमर मिल के जरिए उनका पाउडर बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपिएंट्स एक्सेट्रा। हैमर मिल का यूज़ किया जाता है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं, उनको मिल करने के लिए। एडवांटेजेस देखते हैं हैमर मिल के। हैमर मिल इज़ ईजी टू सेटअप, डिसमेंटल एंड क्लीन अप। हैमर मिल को इंस्टॉल करना और डिसमेंटल करना और उसको क्लीन करना आसान होता है। इट रिक्वायर्स अ स्मॉल स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। हैमर मिल को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। इट ऑपरेट्स कॉन्टीन्यूसली। ये लगातार ऑपरेट्स हो सकता है, तो चलाया जा सकता है लगातार। इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। कई तरह के मटेरियल्स को मिल करने के लिए हैमर मिल का यूज़ किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट एनर्जी। मॉडरेट एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको। एज इट ऑपरेटेड इन क्लोज्ड इन्वायरमेंट, डस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड्स कैन बी प्रिवेंट। इसको क्लोज्ड इन्वायरमेंट में ऑपरेट किया जाता है जिसकी वजह से डस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जो एक्सप्लोजन का खतरा होता है वो भी प्रिवेंट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं अब। द स्क्रीन्स में गेट क्लॉग। स्क्रीन जो है वो भरा हो सकता है मटेरियल की वजह से। हीट बिल्ड अप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल। मिलिंग के दौरान काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड कर सकता है। वेयरिंग ऑफ मिल एंड स्क्रीन इज मोर विद द एब्रेसिव मटेरियल्स। मिल और स्क्रीन की वेयरिंग जो है वो एब्रेसिव मटेरियल के साथ ज़्यादा होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर लो मेल्टिंग स्टिकी और प्लास्टिक मटेरियल्स ड्यू टू हीट जनरेशन। हैमर मिल का यूज़ नहीं किया जा सकता स्टिकी मटेरियल्स के साथ, जो लो मेल्टिंग स्टिकी मटेरियल्स होते हैं या प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें हीट जनरेशन होता है। बॉल मिल क्या होता है? बॉल मिल एक टाइप का ग्राइंडर्स होता है जिसका यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंसेस को ग्राइंड करने के लिए। जैसे कि ड्रग सब्सटेंसेस को तो बॉल मिल के अंदर डाला जाता है ताकि सुपर फाइन पाउडर्स को बनाया जा सके। फिर इन पाउडर्स को यूज़ किया जाता है पायरोटेक्निक्स, सिरामिक्स और पेंट्स में। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल देखने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है बॉल मिल। बॉल मिल जो है एक होलो सिलेंड्रिकल सेल होता है जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जो सेल की एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है और ये पार्सली फिल्ड होते हैं बॉल से। अब इन जो बॉल्स होते हैं उनका जो वेट होता है कांस्टेंट रखा जाता है, सेम साइज़ के होते हैं और ये स्टील के बने हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील हो सकते हैं, सिरामिक या रबर के भी बने हो सकते हैं। जिस ड्रग का हमें साइज रिडक्शन करना है उसको हम बॉल मिल के सेल में डालेंगे और उसको क्या करेंगे और रोटेट करेंगे। रोटेट होने के कारण जो बॉल्स होते हैं सेल के अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं जिससे जो पाउडर होता है वो और फाइन हो जाता है और जो रिक्वायर्ड साइज होती है वो हमें मिल जाता है। अब प्रिंसिपल देखते हैं कि बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मूविंग balls and the powder material, both enclosed in a hollow cylinder।
बॉल मिल इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि रैपिडली मूविंग बॉल्स और पाउडर मटेरियल के बीच में आकर करते हैं। दोनों ही होलो सिलेंडर में एनक्लोज होते हैं। एट लो स्पीड्स द बॉल रोल ओवर ईच अदर एंड एट्रिशन इज द मेजर मोड ऑफ एक्शन। लो स्पीड पे जो बॉल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और एट्रिशन जो है वो मेजर मोड होता है एक्शन का। Thus, in ball mills, impact और attrition और both are responsible for size reduction। इसलिए जो बॉल मिल है उसमें इम्पैक्ट या एट्रिशन या फिर दोनों ही जो है वो साइज रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब कि इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों ही साइज रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन ए मेटालिक फ्रेम इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेटेड ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बॉल मिल कंसिस्ट करता है होलो सिलेंडर को, जो कि माउंटेड होता है मेटालिक फ्रेम पे और उसका इस तरीके से माउंट किया जाता है कि वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेट कर सके। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर दैन इट्स डायमीटर। अब जो सिलेंडर का लेंथ होता है वो उसके डायमीटर से स्लाइटली बड़ा होता है। द सिलेंडर इज मेड ऑफ मेटल एंड इज यूजुअली लाइंड विथ क्रोम। जो सिलेंडर है वो मेटल का बना होता है और ये इसको लाइनिंग की जाती है क्रोम से। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज समटाइम्स द सिलेंडर इज लाइंड विद रबर और पोर्सिलेन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कभी कभी जो सिलेंडर होते हैं वो उनकी लाइनिंग जो होती है वो रबर या पोर्सिलेन से भी हो सकती है। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल्स दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द बॉल वॉल्यूम। सिलेंडर कंटेन्स करते हैं बॉल्स को जो कि 30 से 50% जो है बॉल के वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। द वेट ऑफ द बॉल्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट। जो बॉल मिल के अंदर जो सेल के अंदर जो बॉल्स होते हैं उनके वेट को कांस्टेंट रखा जाता है। द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मिल। और जो बॉल होता है उनके साइज भी जो होता है सेम रखा जाता है। और जो बॉल का साइज होता है डिपेंड करता है फीड पे और जो डायमीटर होता है बॉल मिल का उस पर। बॉल्स आर मेड ऑफ स्टील, आयरन और स्टोनवेयर। दिस एक्ट एज ग्राइंडिंग मीडियम। बॉल्स जो होते हैं वो स्टील, आयरन या स्टोनवेयर के बने हो सकते हैं और ये ग्राइंडिंग मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। वर्किंग देखते हैं बॉल मिल का। द ड्रग टू बी ग्राउंड इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल in such a quantity that it is filled to about 60% of the volume. A fixed number of balls are introduced and the cylinder is closed. The mill is allowed to rotate on its longitudinal axis. जिस ड्रग या मटेरियल को साइज रिडक्शन करना है, जिनका ग्राइंडिंग करना है, उसको बॉल मिल के होलो सिलेंडर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और मटेरियल को इतनी क्वांटिटी में होलो सिलेंडर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो उस होलो सिलेंडर का 60% जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर ले। उसके बाद बॉल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि फिक्स नंबर में होता है और जो सिलेंडर होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। फिर जो बॉल मिल है उसको ऑन कर दिया जाता है ताकि अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे वो रोटेट हो सके। इन द होल प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन द स्पीड ऑफ रोटेशन प्लेज अ की रोल। साइज रिडक्शन के पूरे प्रोसेस में जो स्पीड का जो रोटेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एट लो स्पीड पे क्या होता है कि द बॉल्स विल ओनली टेंड टू रोल एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। लो स्पीड पे जो बॉल्स होते हैं वो रोल करने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करने लगते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स। और कुछ ही क्वांटिटी में जो मटेरियल्स होते हैं वो रिड्यूस हो पाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। एट हाई स्पीड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द बॉल्स आर मूव्ड टूवर्ड्स द वॉल्स एंड दस डू नॉट ग्राइंड द मटेरियल। हाई स्पीड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बॉल्स होते हैं वो उसकी तरफ मूव करने लगते हैं, जिसके कारण जो मटेरियल्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल्स अगेंस्ट द वॉल इज नॉट इनफ फॉर साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल्स। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड किया जाता है अगेंस्ट द वॉल वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो मटेरियल्स होते हैं वो रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। At correct speed, the centrifugal force causes the balls to move up to the roof of the mill and then fall off. Thus, attrition and impact between the balls causes maximum size reduction of the particles. करेक्ट स्पीड पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण जो बॉल्स होते हैं वो जो बॉल मिल है उसके रूप की तरफ वो मूव करते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जिसके कारण एट्रिशन और इम्पैक्ट जो होता है बॉल्स के बीच में वो
अकर करते हैं और जिसके कारण जो साइज रिडक्शन है वो ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का। लेटर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड द मटेरियल बीइंग ग्राइंडेड इज विड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड पास्ड बाय सुटेबल sieve in order to obtain powder of the desired size particles। कुछ समय बाद जब मटेरियल ग्राइंड हो जाता है अच्छे से, उसको कंटेनर से निकाला जाता है और सीप के जरिए जो अलग अलग साइज पार्टिकल्स हैं पाउडर के, उनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है सीप की मदद से। यूजेस देखते हैं। इट इज़ द की इक्विपमेंट फॉर रीग्राइंडिंग। बॉल मिल के जरिए रीग्राइंडिंग किया जा सकता है और जो डिजायर्ड पार्टिकल साइज है उसको सेपरेट किया जा सकता है। सेकंड, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर सीमेंट, सिलिकेट प्रोडक्ट, न्यू टाइप बिल्डिंग मटेरियल्स, फायर प्रूफ मटेरियल, केमिकल फर्टिलाइजर, ब्लैक एंड नॉन फेरस मेटल, ग्लास, सिरेमिक एट्सेट्रा। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है सीमेंट सिलिकेट प्रोडक्ट के लिए, नई टाइप के जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है उनके लिए, फायर प्रूफ मटेरियल होता है उनके लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ब्लैक और जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, और ग्लास या सिरेमिक, इन सब के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। थर्ड, इट कैन ग्राइंड ओट्स और अदर मटेरियल्स आइदर बाय वेट प्रोसेस और बाय ड्राई प्रोसेस। बॉल मिल ग्राइंड कर सकता है ओट्स को या दूसरे टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी ये ग्राइंड कर सकता है, या तो वेट प्रोसेस के द्वारा या फिर ड्राई प्रोसेस के द्वारा। एडवांटेजेस देखते हैं बॉल मिल के। इट कैन इजीली क्लीन्ड एंड ऑपरेटेड। इसको इजीली क्लीन किया जा सकता है और चलाना भी आसान होता है। द ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन इजीली बी सीन। जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल। बॉल मिल में जब ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है तो उस समय बहुत ही कम मटेरियल का लॉस होता है। फोर्थ, बोथ ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग कैन बी प्रोसेस्ड। बॉल मिल में हम वेट ग्राइंडिंग और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं। फिफ्थ, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। बॉल मिल बहुत ही फाइन पाउडर को प्रोड्यूस करता है। सिक्स, इट इज़ यूज फॉर बैच एज वेल एज कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन। इसको बैच और कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। सेवन्थ, इट्स इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड लेबर कॉस्ट आर वेरी लो। जो इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और लेबर कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं बॉल मिल के, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं इसके। इट हैज़ अ लार्ज साइज। ये काफ़ी बड़ा होता है इसलिए इसको काफ़ी स्पेस की रिक्वायर्ड होती है। इट हैज़ लो एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही लो होती है। बॉल मिल इज़ अ स्लो प्रोसेस। अब बॉल मिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजी मशीन। जब बॉल मिल के द्वारा प्रोसेस जब करते हैं तो काफ़ी ये नॉइज जो है वो क्रिएट करता है। एट द लास्ट, सॉफ्ट ट्रैकी फाइब्रस मटेरियल्स कैन नॉट बी मिल्ड बाय द बॉल मिल। जो सॉफ्ट ट्रैकी या फाइब्रस टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनको हम बॉल मिल के जरिए को मिल्ड नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ फ्लूइड एनर्जी मिल? क्या होता है फ्लूइड एनर्जी मिल? फ्लूइड एनर्जी मिल साइज रिडक्शन का एक इक्विपमेंट है जो कि किसी भी ड्रग्स, मटेरियल्स या पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करने में काम आता है। इस मिल में कंप्रेस्ड एयर या गैस को पास कराया जाता है जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होता है और पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होता है और साइज रिड्यूस होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल को जेट मिल, माइक्रोनाइजर्स या अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। फ्लूइड एनर्जी मिल एट्रिशन और इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द मटेरियल इज सस्पेंडेड इन द एयर स्ट्रीम ऑफ हाई वेलोसिटी विच हेल्प्स इन द मिलिंग ऑफ फीड एज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर। जो मटेरियल्स होता है उसको एयर स्ट्रीम की हाई वेलोसिटी के साथ उसको सस्पेंड कराया जाता है जो कि फीड मटेरियल्स को मिल करने में हेल्प करता है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और जिसके कारण उनका ब्रेकडाउन होता है और साइज रिड्यूस होता है। सिंस फ्लूइड एनर्जी मिल रिड्यूसेस द साइज ऑफ द पार्टिकल्स अप टू 5 माइक्रोमीटर, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोनाइजर। क्योंकि फ्लूइड एनर्जी मिल पार्टिकल्स के साइज को 5 माइक्रोमीटर तक रिड्यूस कर पाते हैं इसलिए इसको माइक्रोनाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल कंसिस्ट्स ऑफ एन एलिप्टिकल पाइप which has a height of about 2 meters and diameter ranging from 20 to 200 millimeters. फ्लूइड एनर्जी मिल एलिप्टिकल पाइप को कंसिस्ट करता है जिसकी हाइट 2 मीटर्स तक की हो सकती है और डायमीटर का जो रेंज है वो 20 से 200 मिलीमीटर्स तक का हो सकता है।
द मिल सरफेस मे बी मेड ऑफ आइदर सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील और टफ सिरामिक्स। फ्लूइड एनर्जी मिल का जो सरफेस होता है वो स्टेनलेस स्टील या टफ सिरामिक्स का बना हो सकता है। यूजुअली मिल्स आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट कॉन्टैक्ट surfaces are merely linings which can be removed or replaced if excessively eroded after use। यूजुअली मिल्स को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो उनका कॉन्टैक्ट सरफेसिस होता है उनमें सिर्फ लाइनिंग होती है, और जब इसको एक्सेस यूज कर लिया जाता है जिसके कारण ये नष्ट हो जाते हैं, उनको कभी भी रिमूव्ड या रिप्लेस कराया जा सकता है। The grinding nozzles, generally 2 to 6 in numbers, are located tangentially in such a direction that it opposes the initial powder flow path। जो ग्राइंडिंग नोजल्स होते हैं वो 2 से 6 नंबर्स में हो सकते हैं और ये टेंजेंशियली को लोकेट कराया जाता है, इस तरीके से लोकेट कराया जाता है उस डायरेक्शन में कि वो जो इनिशियल पाउडर का फ्लो पाथ होता है उसको ये अपोज कर सके। Normally compressed air of 600 kilopascals to 1 megapascals is used। और नॉर्मली compressed air जो होता है वो 600 kilopascal से 1 megapascal तक यूज किया जाता है। Inert gas can be used to minimize or eliminate the oxidation of susceptible compounds। इनर्ट गैस का यूज किया जा सकता है ताकि ससेप्टिबल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज या एलिमिनेट किया जा सके। वेंचुरी फीडर इज प्रोवाइडेड इन द पाथ ऑफ द एयर फ्लो। अब जो एयर पाथ होता है एयर फ्लो का, वहाँ पे वेंचुरी फीडर को प्रोवाइड कराया जाता है। एन आउटलेट विद अ क्लासीफायर इज फिटेड टू अलाउ द एस्केप ऑफ एयर। एक क्लासीफायर लगाया जाता है आउटलेट के साथ ताकि जो एयर्स होते हैं वो उससे एस्केप कर सकें। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फ्लूइड एनर्जी मिल के पार्ट्स की नेमिंग की गई है। इसके बेस से कंप्रेस्ड एयर को दिखाया गया कि यहाँ से ये पास होता है, और फ्लूइड नोजल्स हैं जो कि 2 से 6 हो सकते हैं। यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर है वो पास होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं यहीं पे कोलिजन होता है उनका, और उनका जो साइज रिडक्शन यहीं पे होता है। और जो एलिप्टिकल लूप पाइप है जो सर्कुलर शेप है, यहाँ से जो है इसमें रोटेट होता रहता है। कंप्रेस्ड एयर जो है वो पास होते रहता है, और जो पार्टिकल्स है वो रोटेट होते रहते हैं, और इनका जो है साइज रिडक्शन होता रहता है। क्लासीफायर लगाया जाता है आउटलेट के साथ जिसमें साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर को फिट किया जाता है, और यहाँ से जो है एयर जो होता है वो यहाँ से स्किप कर जाते हैं। आउटलेट दिया गया है, फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स यहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। फीड इनलेट, यहाँ से जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको फीड इनलेट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और वेंचुरी फीडर दिखाया गया है इस डायग्राम में। वेंचुरी फीडर को पाथवे में प्लेस कराया गया है जहाँ से एयर जो होता है वो फ्लो होता है। वर्किंग देखते हैं अब। पाउडर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द इनलेट ऑफ वेंचुरी। द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल्स ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन द एलिप्टिकल और सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल। In the turbulent stream of air, the suspended particles collide with each other and break. Thus, impact and attrition forces operate in size reduction. The resultant small particles are carried to outlet and removed by cyclone separator और बैक फिल्टर्स। इसमें सबसे पहले पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनलेट वेंचुरी के जरिए, फिर उसके बाद कंप्रेस्ड एयर को ग्राइंडिंग नोजल्स के जरिए एंटर कराया जाता है जो कि पाउडर को ट्रांसपोर्ट करता है एलिप्टिकल पाइप या सर्कुलर ट्रैक जो है मिल का उसके अंदर। अब जो एयर की टर्बुलेंट स्ट्रीम है उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ब्रेक होते हैं। इसी प्रकार इम्पैक्ट और एट्रिशन फोर्सेज जो हैं वो साइज रिडक्शन में ऑपरेट होते हैं। साइज रिडक्शन होने के बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको एयर के द्वारा आउटलेट तक लाया जाता है और साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर्स के द्वारा उनको रिमूव कर लिया जाता है। The coarser particles undergo recirculation in the chamber on account of its own weight. These recirculated particles collide again with new incoming feedstock particles. The powder remains in the mill until its size is reduced sufficiently. Later it leaves via the sieve. Hence, fluid energy mill produces particles with narrow size distribution. कोर्सर पार्टिकल्स जो कि साइज में थोड़े से बड़े होते हैं उनको रीसर्कुलेशन के लिए चैम्बर में भेज दिया जाता है। रीसर्कुलेटेड पार्टिकल्स जो नए फीड स्टॉक मटेरियल से आते हैं उनके साथ ये कोलाइड करते हैं और जो पार्टिकल्स होता है उनका ब्रेक डाउन होता है। ये पार्टिकल्स तब तक मिल के अंदर बने रहते हैं जब तक कि सफिशेंटली इनका साइज जो है वो रिड्यूस नहीं हो जाए। बाद में इनको सिव की मदद से निकाल लिया जाता है। इसी तरह फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो नैरो साइज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है।
Sometimes the particles which are entrapped by the drag of gas leave the mill and carried out to a cyclone separator or bag collector for size separation. कभी कभी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के द्वारा एंट्रैप कर लिए जाते हैं और वो मिल से निकल जाते हैं और उन्हें साइक्लोन सेपरेटर या बैक फिल्टर के द्वारा उनको कैरी कर लिया जाता है ताकि इनका बाद में साइज सेपरेशन किया जा सके। यूजेस देखते हैं अब। पहला है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन्स। फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज किया जाता है लगभग सभी ड्रग्स के पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए एंटीबायोटिक्स और विटामिन्स। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस पार्टिकल्स ऑफ अल्ट्रा फाइन साइज। ये अल्ट्रा फाइन साइज पार्टिकल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। मटेरियल्स ऑफ वेरिंग हार्डनेस, प्रीफरली ऑफ मॉडरेट हार्डनेस, कैन बी रिड्यूस्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। मटेरियल्स जिनकी हार्डनेस जो है वेरी करती हैं या फिर मध्यम हार्डनेस वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनके साइज को रिड्यूस किया जा सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में। एडवांटेजेस देखते हैं अब। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस सच एज सल्फोनामाइड्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग करने में काम आता है, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स हो गया। देयर इज़ नो वेयर ऑफ द मिल एंड हैंस देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फ्लूइड एनर्जी मिल में किसी भी तरह का वेयरिंग नहीं होता और जिसके कारण किसी भी प्रोडक्ट का जो है कंटामिनेशन नहीं हो पाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिलिंग, कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज द गैसेज ऑपरेटिंग अंडर प्रेशर गेट एक्सपेंडेड इन द स्पेस। मिलिंग प्रोसेस के दौरान कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है क्योंकि गैस जो होते हैं वो प्रेशर के कारण जो खाली स्पेस होता है उसमें एक्सपेंड करने लग जाते हैं। इट इज़ एन एफिशिएंट एंड क्विक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग पाउडर्स ऑफ पार्टिकल साइज 30 mm और इवन लेस। ये एफिशिएंट और क्विक मेथड होता है जो कि पाउडर्स के पार्टिकल्स के साइज को 30 mm या इससे भी कम साइज के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मिलिंग सॉफ्ट गमी एंड फाइब्रस मटेरियल्स। मिलिंग के लिए सॉफ्ट गमी और फाइब्रस मटेरियल का यूज नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, इट रिक्वायर्स एडिशनल मेंटेनेंस सच एज अ सोर्स फॉर फ्लूइड एनर्जी एंड इक्विपमेंट फॉर डस्ट कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। फ्लूइड एनर्जी मिल को एडिशनल मेंटेनेंस की भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फ्लूइड एनर्जी या डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। व्हाट इज़ एज रनर मिल? क्या होता है एज रनर मिल? एज रनर मिल, जिसे रोलर स्टोन मिल भी कहा जाता है, इसके पास दो लार्ज ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं जो कि स्लोली रोटेट होते हैं एक बड़े से बॉल के अंदर, जिस बॉल में मटेरियल रखे जाते हैं और उनको क्रश किया जाता है फाइन पाउडर्स में। प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे एज रनर मिल वर्क करता है। एज रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग फोर्स डेवलप्ड बाय द रोटेटिंग स्टोन्स। The stones are heavy weighted and easily crush the material, thus reducing the particle size. एज रनर मिल जो होता है वो शेयरिंग फोर्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि स्टोन के रोटेशन के कारण शेयरिंग फोर्स डेवलप्ड होता है। स्टोन्स जो होते हैं वो काफ़ी हैवी वेट के होते हैं, जिससे मटेरियल को क्रश करने में आसानी होती है और पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। Edge runner mill consists of two heavy rollers and may weigh several tons. The rollers move on a bed which is made of stone or granite. Each roller has a central shaft and revolve on its axis. Further, the rollers are mounted on a horizontal shaft and move around the bed. Edge runner mill consist करते हैं दो हैवी रोलर्स को जो कि स्टोन के बने होते हैं। अब क्योंकि स्टोन के बने होते हैं तो उनका वेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनके कारण का जो वेट होता है कई टन्स में हो सकता है। जो रोलर्स होते हैं उनको बेड पे जो रहता है एक पट्टी पे मूव कराया जाता है, जो कि स्टोन या ग्रेनाइट के वो जो पट्टी होती हैं वो बनी हो सकती हैं। अब इनके पास जो दो रोलर होते हैं उनके पास सेंट्रल शाफ्ट होता है जो कि रिवॉल्व करते हैं अपने एक्सिस पे। आगे जो रोलर्स होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे जो होता है माउंट कराया जाता है और उनको मूव कराया जाता है, जो बेड होता है उनका के आसपास में उनको मूव कराया जाता है। वर्किंग देखते हैं हम। एज रनर मिल वर्क्स ऑन अ बैच टाइप प्रोसेस। द मटेरियल टू बी क्रश्ड इज केप्ट ऑन द शैलो स्टोन बेड। अ स्क्रैपर कीप्स इट ऑन द वे ऑफ द स्टोन व्हील which revolve around its axis and also around the stone bed.
The outer part of wheel travels a greater distance than the inner part to achieve size reduction by shearing and crushing. After crushing the material for a specific time, the resultant powder is collected and the desired size is achieved by passing it through a sieve. एज रनर मिल बैच टाइप के प्रोसेस पर वर्क करता है। जिस मटेरियल को भी हमें ग्राइंड करना है, क्रश करना है, साइज रिडक्शन करना है, तो स्टोन बेड के सैलो जो सतह पार्ट होता है वहाँ पे रखना होता है। जो मटेरियल होता है उसको स्क्रैपर की मदद से स्टोन व्हील के पाथ में रखा जाता है। जब स्टोन व्हील रिवॉल्व होता है अपने एक्सिस या जो उसका स्टोन बेड का जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे वॉल्व होता है, जो आउटर पार्ट होता है स्टोन व्हील का वो ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस से कवर करता है एज कम्पेयर टू इनर पार्ट जो होता है उसका के मुकाबले। और जो साइज रिडक्शन है उसको शेयरिंग और क्रशिंग के जरिए साइज रिडक्शन को अचीव किया जाता है। बाद में जब मटेरियल को क्रश कर लिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो जो रिजल्टेंट पाउडर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और सीप की मदद से जो डिजायरेबल पाउडर होता है उसको अचीव कर लिया जाता है। यूजेस देखते हैं, एज रनर मिल के यूजेस देखते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रशिंग हार्ड मटेरियल्स इनटू फाइन पाउडर। एज रनर मिल का यूज किया जाता है जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उसको क्रश करने के लिए फाइन पाउडर्स में। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसको प्लांट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब एडवांटेज देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर क्रशिंग ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसको जितने भी टाइप्स के जो ड्रग्स होते हैं उनको क्रश करने के लिए यूज किया जा सकता है। सेकेंड, इट प्रोड्यूसेस पाउडर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल साइज। ये बहुत ही फाइन पार्टिकल साइज के जो पाउडर्स होते हैं उनको ये प्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर मच अटेंशन वाइल ऑपरेटिंग। जब इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो ज़्यादा इस पर अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फोर्थ देखते हैं, इट ऑपरेट्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी। एज रनर मिल जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट्स होता है कि जो ग्राइंडिंग करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। फिफ्थ, इट डज नॉट डिमांड फ्रीक्वेंट क्लीन अप्स। जब कोई भी प्रोसेस किया जाता है इसके ज़रिए तो ज़रूरी नहीं है कि इसको तुरंत साफ किया जाए। सिक्स्थ देखते हैं, इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू इंस्टॉल। ये काफ़ी सिंपल होता है और इसको इंस्टॉल करना भी ईजी होता है। डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला, इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी मटेरियल्स। एज रनर मिल का यूज नहीं किया जा सकता स्टिकी मटेरियल्स को ग्राइंड करने के लिए। सेकेंड, इट डिमांड्स हाई एनर्जी फॉर ऑपरेशन। एज रनर मिल को ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड, इट्स मिलिंग प्रोसेस इज टाइम टेकिंग। इसका जो मिलिंग प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी टाइम ले सकता है। फोर्थ, इट रिक्वायर्स अ लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। ये मशीन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है इसलिए स्पेस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिफ्थ, द मटेरियल ऑफ द रोलर में कंटामिनेट द प्रोडक्ट। जो रोलर है वो जब प्रोसेस कर रहा होता है तो जब ग्राइंडिंग के समय में उसके जो लेयर्स होते हैं वो थोड़ा सा वेयर कर जाए और प्रोडक्ट के साथ कंटामिनेट कर सकता है। सिक्स्थ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। मशीन जब ऑपरेट होता है तो काफ़ी नॉइज क्रिएट करता है। व्हाट इज एंड रनर मिल? एंड रनर मिल क्या होता है? एंड रनर मिल इज अ टाइप ऑफ मोटार एंड अ पेस्टल having a shallow motor and a flat bottomed pestle. It operates like a wet grinder used in houses. एंड रनर मिल एक टाइप का मोटार और पेस्टल होता है जिसमें एक सैलो मोटार और एक फ्लैट बॉटम पेस्टल होता है। एंड रनर मिल जैसे घरों में जो ग्राइंडर यूज किया जाता है वेट ग्राइंडर, उसी तरह यह भी ऑपरेट होता है। अब प्रिंसिपल देख लेते हैं एंड रनर मिल के। एंड रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। The materials get crushed under the heavy weighted steel pestle. Another principle involved is shearing stress developed during motor and pestle movement. एंड रनर मिल कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जिस मटेरियल्स को भी क्रश कराना होता है उसको हैवी वेटेड स्टील के नीचे रख दिया जाता है। उसमें दूसरा जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस होता है। ये तब डेवलप होता है जब मोटर और पेस्टल का जब मूवमेंट होता है तब शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं अब। इट इज कंसिडर्ड एज अ मैकेनिकल मोटर एंड पेस्टल। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टील मोटर विच इज फिक्स्ड टू अ फ्लैंजेड प्लेट। अंडरनीथ द फ्लैंजेड प्लेट of beveled coke fitting is attached to a horizontal shaft bearing a pulley. Hence the plate with the motor can be rotated at a high speed. हैंड रनर मिल को मैकेनिकल मोटर और पेस्टल के रूप में कंसिडर किया जाता है
और ये कंसिस्ट करता है एक स्टील मोटर को जो कि फिक्स्ड होता है फ्लैंजेट प्लेट के साथ। फ्लैंजेट प्लेट के नीचे ही एक बेवेल्ड कॉक को फिट किया जाता है जो कि अटैच्ड होता है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के साथ, और इसके साथ एक पुली भी होता है। इसलिए जो प्लेट होता है मोटर के साथ वो हाई स्पीड के साथ रोटेट हो सकता है। The pestle is dumbbell shaped so that balancing and efficient grinding by its weight can be achieved. The bottom of pestle is flat rather than ground. The pestle carries an arm which is hanged. By this arrangement, the pestle can be raised from the motor to facilitate emptying and cleaning. The narrow central portion of the pestle is longer than the band of the arm around it. Hence, pestle can rise and fall over the material in the motor. जो पेस्टल होता है वो डंबल शेप का होता है जिसके कारण उसको बैलेंस करना और जो मटेरियल होता है उसको एफिशिएंटली ग्राइंड करना और उसके वेट के द्वारा अचीव किया जा सकता है। जो बॉटम होता है पेस्टल का वो राउंड के बजाय फ्लैट होता है। अब जो पेस्टल होता है वो कैरी करता है कान को जो कि हैंग करता है, लटका रहता है। इस अरेंजमेंट के कारण जो पेस्टल होता है वो रेस्ट करता है मोटर से ताकि जो मटेरियल होता है मिल के अंदर उसको एम्प्टी किया जा सके और क्लीन किया जा सके। जो नैरो सेंट्रल पोर्शन होता है पेस्टल का वो ज़्यादा लॉन्गर होता है बेंड आर्म जो इसके पास होते हैं आसपास होते हैं उससे, इसलिए जो पेस्टल होता है वो राइज करता है, वो ऊपर उठता है और जो मटेरियल होता है मोटर के अंदर उस पर वो क्या करता है फोल्ड करता है, उस पर गिरता है जिससे मटेरियल जो होता है क्रश होते हैं और उनका जो साइज रिडक्शन हो जाता है। अब वर्किंग देखते हैं। द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटर। The scraper puts the material in the path of the pestle. The motor revolves at a high speed. The pestle is placed in the motor. The rotating motor causes the pestle to revolve. During this process, size reduction is achieved by shearing as well as crushing. The material is collected and passed through a sieve to get the powder of desired size. अब जिस मटेरियल को भी साइज रिडक्शन करना है, ग्राइंड करना है, उसको मोटर के अंदर प्लेस कराया जाता है। स्क्रैपर की मदद से जो मटेरियल होता है उसको पेस्टल के पाथ में लाया जाता है। मोटर जो होता है वो रिवॉल्व्स होता है हाई स्पीड के साथ। अब जो पेस्टल होता है उसको मोटर के अंदर प्लेस कराया जाता है। जो मोटर होता है वो रोटेट करता है जिसके कारण जो पेस्टल होता है वो भी रिवॉल्व करता है। इस प्रोसेस के कारण जो साइज रिडक्शन है उसको अचीव कर लिया जाता है शेयरिंग और क्रशिंग के द्वारा। अब जो मटेरियल है जो ग्राइंड किया जा चुका है, साइज रिडक्शन हो गया है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको पास कराया जाता है सीव के जरिए ताकि जो डिजायरेबल पाउडर होता है उसको प्राप्त किया जा सके। यूजेस देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्रशिंग वेरी हार्ड एंड फाइबरस रूट्स एंड बाक्स। हैंड रनर मिल का यूज किया जा सकता है हार्ड और फाइबरस रूट्स और जो बाक्स होते हैं उनको क्रश करने के लिए। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। इसको वेट और ड्राई ग्राइंडिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। थर्ड, it is used for grinding paints, clays and sticky materials. ग्राइंडिंग पेंट्स, क्लेज और स्टिकी मटेरियल्स के लिए भी एंड रनर मिल का यूज किया जा सकता है। एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरी फाइन पाउडर्स। एंड रनर मिल का यूज किया जाता है फाइन पाउडर्स को प्राप्त करने के लिए। सेकंड, इट डिमांड्स लेस अटेंशन वाइल ऑपरेटिंग। जब एंड रनर मिल ऑपरेट होता है या ऑपरेट करते हैं उसको तो जब प्रोसेस होता है तो उसमें ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यूसली करता रहता है। थर्ड, इट इज़ इजी टू क्लीन एंड ऑपरेट। इसको क्लीन करना और इसको ऑपरेट करना जो है वो आसानी से हो जाता है। फोर्थ, इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो भी कम होता है। फिफ्थ, इट डज नॉट गेट जैम्ड। अब इसमें कई सारे मटेरियल्स जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं या फाइबरस रूट्स के मटेरियल्स होते हैं उनको भी ग्राइंड किया जा सकता है तो ये क्या होता है जैम नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं अब। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्रशिंग अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन ड्रग्स। एंड रनर मिल का यूज उन सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को क्रश करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है जो कि अनब्रोकन हो या फिर स्लाइटली ब्रोकन ड्रग्स हो। आई होप कि फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो।